हमारे साथ जुड़े हैं फिरदौस सलमानी जी, जो नगर कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री हैं और यूथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं। किच्छा की आवाज़ में आपका स्वागत है फिरदौस भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान भाई। अभी जो नरसिम्हानंद ने हमारे पैगंबर के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो यति नरसिम्हानंद स्वामी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं और ये बयानबाजी बहुत ही खतरनाक है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये हमारे देश की अखंडता एकता पर सीधा सीधा वार करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि सरकार चिन्हित कर कर उनको जेल में डाले और उन पर कड़ी से कड़ी ऐसी उन पर सजा दे जो मिसाल कायम हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, क्योंकि किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ बोलने की कहीं भी कोई भी इजाज़त नहीं है। और मेरा तो यही कहना है कि ऐसी सोच के जो भी लोग हैं वो अपनी सोच को सही करें और हिंदुस्तान हमारा जो है वो अमन और चैन और शांति से रहने वाला एक देश है, जिसमें ऐसे सारे लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग एकता के साथ रहते हैं। हिंदू जो है ईद की मुबारकबाद देते हैं, मुसलमान जो हैं होली और दिवाली की मुबारकबाद देते हैं। ऐसा हमारा देश है और इस देश को गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है और इस गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का काम ऐसे नरसिम्हानंद लोग करते हैं। इनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी इलेक्शन नज़दीक है, इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ या कोई राजनीतिक मामला हो सकता है, क्या लगता है आपको? राजनीतिक हाथ क्या, मैंने आपसे कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का इनका एक मोटिव होता है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं, लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये ऐसी अपनी बयानबाजी करते हैं। ये इनको नहीं करनी चाहिए, इससे इनको बचना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक हमारे इस्लाम का है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कभी भी किसी भी धर्म की कोई आप कहीं बुराई ना करें, अपने धर्म की अच्छाई करें। तो ऐसे ही हर धर्म बताता है। हिंदू धर्म में बताया था वासुदेव कुटुंबकम, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम हमारा जो ये है कि इसमें सारे लोग निवास करते हैं। ये सभी का देश है, सभी का दुनिया है, तो सब लोग यहाँ निवास कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसी बयानबाजी करते हैं, जो इस बयान से मुस्लिम समुदाय है उसको दिल में बहुत ठेस पहुँची है, इस पर आप भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो भारत सरकार से यही कहना है कि ऐसे लोगों को पकड़कर उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो मिसाल कायम करे और आने वाली नस्लें ऐसे किसी भी काम करने को, किसी के भी धर्म के खिलाफ बोलने के लिए कम से कम एक बार सोचें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जो है फिर से लगने वाला है, कोरोना फिर से 1 साल बाद यहाँ पर वापस आ चुका है। इस पर आप अपनी क्या राय कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए, भारत सरकार को हमारे देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उचित से उचित कदम उठाने चाहिए। चाहे वो लॉकडाउन हो, अगर लॉकडाउन से उनको अगर लगता है कि कोरोना वायरस से हमारे जो देशवासी बच सकते हैं तो लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश के साल्डो में बिना ऑक्सीजन के 20 से 25 मरीज मर गए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी ऑक्सीजन देने की नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिना अस्पतालों के लोग मर रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी अस्पताल बनाने की नहीं है? इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए आप देखिए मध्य प्रदेश में बगैर ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, आप देखिए लखनऊ में बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीज़ अगर हम अभी से इस्तेमाल अगर हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं तो हम आगे चल के क्या करेंगे? अभी हमारे देश में एक्टिव केस लगभग 15 से 20 60 या 65 लाख एक्टिव केस हैं। अगर हम उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सकते हैं और जिस तरीके से हम मीडिया में देख रहे हैं कि मीडिया में जिस तरीके से कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो है, एक विकराल रूप हासिल करा हुआ है, और अगर इसने ऐसा विकराल रूप हासिल करके अगर कोरोना वायरस फैला या जहां अगर 10 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ लोगों को अगर ये कोरोना हो गया तो ये स्थिति भयावह होगी। और इस स्थिति को ये कैसे संभालेंगे, मैं इसे पूछना चाहता हूँ। सिर्फ लॉकडाउन इसका एक जरिया नहीं है, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया करानी है और सबसे अच्छी बात जो है आपको ऑक्सीजन पर काम करना चाहिए। अभी आपने 2019 में कोरोना वायरस हमारे देश में आया, लेकिन 2019 में हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ी, लेकिन आपने 2019 से लेकर 2020 तक जो हमारा ऑक्सीजन निर्यात का काम था वो आपने डबल कर दिया, जबकि ऑक्सीजन की जरूरत हमारे देश में थी। आपने हमारे देश से निर्यात किया ऑक्सीजन और हमारे देशवासियों को ऑक्सीजन के बगैर हमारे देशवासी मर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। अभी जैसे कि
हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार विधायक खरीदने में माहिर है और ऑक्सीजन खरीद नहीं पा रही है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शुरू से आप लोगों से कहता आ रहा हूँ और हमारी पार्टी का बयान है, क्योंकि इनको सिर्फ विधायक खरीद सकते हैं। अभी आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, 30 से 32 विधायक खरीदने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उन 30 से 32 जिंदगी को बचाने के लिए इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान नहीं कर पाए और 30 से 32 लोगों ने तड़प तड़प कर अपने भाई के, अपने बाप के, अपनी माँ के सामने अपनी जान दे दी और ये उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाए। एक आखिरी सवाल ये है कि जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी वहाँ बराबर रैली कर रहे हैं और शाम के टाइम वो कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ढकोसलाबाजी है। कोविड-19 सारे दुनिया में इस समय पैर फंसा चुका है, लेकिन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस समय उनको एक सूर चढ़ा हुआ है कि पूरे देश में अपनी सरकारें बनाने का। जिस तरीके से इनके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री उन्होंने बयान दिया था कि अभी हमारे अमित शाह जी अगर चाहें तो नेपाल में और भोपाल में और बांग्लादेश में भी अपनी सरकार बना सकते हैं। ऐसे तो इनके मुख्यमंत्री हैं। जहां बात रही बंगाल की, बंगाल में अभी आप जब हमारा पूरा देश त्राही माम है, कोरोना वायरस से लोग एक दूसरे की जिंदगियां बचाने में माहिर लगे पड़े हैं, अपनी जी जान लगाए पड़े हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस वाले कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहे हैं। ऐसे में लाखों की भीड़ देखकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बंगाल में रैली कर रहे थे, उनकी रैली में लाखों की भीड़ जब आती है तो उससे गदगद होकर, खुश होकर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आज यहाँ पर जिधर देख रहा हूँ मैं आदमी, जिधर देख रहा हूँ मैं आदमी है। और 2019 में जब मैं अपने लिए प्रधानमंत्री का वोट मांगने आया था तब आप लोग नहीं आए थे। तो जब वो वहाँ दिन में रैलियां करते हैं, बगैर मास्क के वो भाषण देते हैं, और जब वो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेते हैं, बंद कमरे में जब मीटिंग लेते हैं और वर्चुअल मीटिंग लेते हैं, लोग टीवी में होते हैं, तब मास्क ले आके बैठते हैं। ये ऐसा क्या आप दोगलापन निभा रहे हैं? मेरा तो कहना है कि उन्होंने अपनी सारी रैलियां रद्द करके और हिंदुस्तान को ऐसा पैगाम देना चाहिए कि हम लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का जो उन्होंने नारा दिया था उस पर खुद भी अमल करें और हिंदुस्तानियों को भी अमल कराएं, तब जाके हम कोविड-19 से बच पाएंगे। जो अभी जो लॉकडाउन हमारे उत्तराखंड में चल रहा है कि 2 बजे के बाद जो है मार्केट बंद हो जाएगी, आप इससे सहमत हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जहां व्यापारियों का तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर जान है तो जहान है। मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर सरकार को, अगर हमारे देशवासियों, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमारे देशवासियों को बचाने की, क्योंकि हिंदुस्तान के हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है। सरकार उसको उच्च स्वास्थ्य देगी, सरकार उसको उच्च शिक्षा देगी, तो ये हमारे हिंदुस्तानियों का मौलिक अधिकार है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो अगर सरकार उचित कदम उठाती है हमें बचाने के लिए तो हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदोष भाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से क्या अपील करेंगे? कोरोना वायरस चल रहा है, मेरे देशवासियों से, मेरे जितने भी परिचित हैं, जितने भी जानने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तानियों से मेरी हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि वह मास्क का अपना इस्तेमाल करें, मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी से रहें और जितना हो सके इस कोविड-19 संक्रमण से बचें, क्योंकि सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने तो कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनो। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आप लोगों को इस कोविड-19 से बच के रहना होगा, मास्क लगा के रहना होगा और अपना 2 गज की दूरी, और बिना ज़रूरत किसी से मिलना नहीं है, बिना ज़रूरत मार्केट में जाना नहीं है, बिना ज़रूरत कहीं भी नहीं जाना है, और जब भी घर में आए हाथ धोएं और अपने छोटे बच्चों को घर से बिल्कुल ही बाहर ना निकलने दें और इस कोरोना वायरस से बचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदोष भाई आपका। किच्छा की आवाज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।